जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि आपका जो पेपर हुआ था पेट का 2025 में, उसका हम लोग देखेंगे पेपर का सलूशन। ठीक है, यानी कि आपका जो परीक्षा तिथि यानी कि आपका जो पेपर हुआ था कितने तारीख को, 6 तारीख को, यानी कि 6/9/2025 को शिफ्ट नंबर कौन सा, शिफ्ट नंबर प्रथम, यानी कि पेट का पहला पेपर पहली पाली का जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा सलूशन देखेंगे कि उसका आंसर की जो है क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा पहला सवाल है आपका ये हिंदी का सवाल है। ये पहला सवाल देखिए क्या है कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे खालिस्तानी विशेषण कहते हैं। उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पे। ये आपका परीक्षा हुआ था 6/9/2025 को, यानी कि 6 सितंबर 2025। पाली कौन सा है, पाली है प्रथम, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका पेपर का सलूशन होगा, उसका आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया, क्या आंसर होगा, परिणामवाचक विशेषण। तो इसी तरह दूसरा सवाल है, समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे खालिस्तान के महत्व के बारे में बताते हैं। तो जिसमें वे समय के महत्व के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका, आदान का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रदान होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा का आंसर है। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, हो सकता है आपका जो पेपर हुआ था 6 तारीख को यानी कि 6 सितंबर 2025 को प्रथम पाली में, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है अगले नंबर पे हो, यानी कि आपका हो सकता है 10वें नंबर पे हो, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, या अंतिम क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन का नंबर क्या होगा, सीक्वेंस उसका चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके पेपर में है। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो कि हमारा पहला क्वेश्चन दूसरा है, आपका दूसरा है। तो आप लोग ये देखिए कि जो भी क्वेश्चन है आपको पेपर में हो सकता है नंबर चेंज होगा, लेकिन कोई ना कोई नंबर पे आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए तीसरा सवाल था, आदान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रदान होता है। चौथा सवाल है, चैत तद्भव शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो चैत है तो चैत्र हो जाएगा। ठीक है, चैत्र हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। देखिए अगला सवाल है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें दिखाने का क्या अर्थ होता है, गुस्से में देखना होता है। ठीक है, आंखें दिखाना गुस्से में देखना, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि प्रश्न नंबर 6 से 10 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेज़ों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका। तो इस तरह से आप इसका पूरा पढ़ेंगे गद्यांश। हम लोग इसके आंसर पे चलते हैं। तो देखिए इसका पहला सवाल है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका कि मनुष्य की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सकता। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले का आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने ऑप्शन में मिला लेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी या डी, जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप अपना करेक्ट कर लेंगे। अगला इसमें मनुष्य अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में खालिस्तान का संबंध अवश्य रखा, किसका, स्व का। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका 7वां सवाल है। 8वां सवाल है, देखिए लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ये आपका 8वां सवाल का आंसर है। 9वां सवाल है, कालिदास ने क्या कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ये कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। अगला सवाल है, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली
खाली स्थान मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो ये क्या है, आंसर हो जाएगा इसका बंदरिया। ठीक है, तो ये आपका 6 से 10 था गद्यांश का, उसी में से आंसर देना था, तो ये हो गया। अब अगला है कि 11 से 15 तक ये गद्यांश को पढ़ना है। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आप यहाँ से दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। ये आप इस तरह से यहाँ पे जितने गद्यांश दिए हैं इसको पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा पहला जो है 11 नंबर सवाल, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होता है। तो करुणा का उल्टा क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, अगला सवाल है करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। तो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। अगला सवाल है किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। तो आंसर हो जाएगा दुख और आनंद दोनों की। अगला सवाल आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की खालिस्तान की उत्तेजना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भलाई। 15 नंबर है किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा करुणा। ठीक है, अगला सवाल देखिए महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया या सिद्ध बने थे। तो ये महावीर ने पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में। अगला सवाल है पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग से संबंधित है, यानी कि ब्रॉन्ज एज से संबंधित है। कौन, हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल है 19 नंबर बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की। तो यह 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में उनको अंतिम मुक्ति प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। अगला सवाल है आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है। तो यह है आदिनाथ की। अगला सवाल है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था 20 अप्रैल 1843 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, 20 अप्रैल 1843 को। देखिए 22 नंबर सवाल है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो 1893 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। अब देखिए 24 नंबर सवाल है अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अनुशीलन समिति का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप अपने कॉपी में मिला लेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा, ए बी सी या डी। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है, क्योंकि उस समय वायसराय यही था, लॉर्ड माउंटबेटन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी। ठीक है, नाइल या नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, नाइल या फिर क्या है आपका नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। अगला सवाल है निम्न भूजल भंडारण में किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय और कायांतरित चट्टानें।
आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। देखिए अगला सवाल है 28 नंबर, ऊँट अपने खालिस्तान में वसा जमाता है तो कहाँ पे? हम्प में। ठीक है, अपने कहाँ? हम्प में वसा को जमाता है। 29 नंबर सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अगला सवाल है 30, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में। किसमें? चरण 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, क्या अर्थ इसका? वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या है? कम है। ठीक, वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय क्या है? वास्तविक आय कम है। अगला सवाल है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर खालिस्तान क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वित्तीय संस्थान। ठीक है, अगला सवाल है आपका, देखिए अगला सवाल आपका, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक राजनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए क्या है? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। 35 नंबर सवाल है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे कहा जाता है? उसे गरीबी कहते हैं। अगला सवाल, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारांकित। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का। अगला जो सवाल है आपका, देखिए, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये आपका अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, भारत का संविधान पहली बार 1928 ईस्वी में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। 39 नंबर है, खालिस्तान बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 359, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अपना मिला लेंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ से देखिए अगला 40 नंबर सवाल है, भारत के खालिस्तान राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं तो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? तो माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगला सवाल है, यदि 4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगा? तो परिणामी शक्ति जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 F2 करेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा +4 -10, तो आपका बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा? -6 डायोप्टर आएगा। ठीक है,
तो आपका आंसर हो जाएगा -6 डायोप्टर, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कांच और सिरेमिक। कांच और सिरेमिक। अगला सवाल है, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलनशील कार्बोनिक एसिड इसका फार्मूला H2CO3 बनाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। गुड़हल के पौधे का फूल है, गुड़हल के पौधे का फूल क्या आपका उभयलिंगी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका मैथ है, 2/5% रूप में क्या होगा? तो 2/5% रूप में लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि x और y सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? x × y, एक्स वाई का एलसीएम हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 989। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका कितना होता है? 999 माइनस 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? 10। तो 999 माइनस 10 करेंगे तो 289 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यदि 2994 भागे 14.5 बराबर 172 है तो 29.94 भागे 1.45 कितना आएगा? तो देखिए, इसका भाग देने पर तो 172 आया, तो 172 तो आएगा। बात है कि दशमलव कहाँ लगेगा? तो ऊपर देखिए 2 अंक पे है, नीचे भी 2 अंक पे है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर दशमलव हटाना चाहेंगे तो टोटल दशमलव यहाँ पे 1 अंक पे था तो 172 है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों है सेम हटा देंगे तो 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो 70.2 आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा बड़ा है, कड़ी में 45 या कड़ी में 49-1? तो कड़ी में 49 का मतलब होता है कि 7, तो 7 -1 करेंगे तो हमेशा आएगा 6, और ये 45 है यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कि 36 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है 6 दशमलव कुछ आएगा, तो यही आपका ज़्यादा हो जाएगा, कड़ी में 45। 51 नंबर सवाल है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ तेरे पिता की एकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेटा होगा। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस दिन भी आपका क्या था? सोमवार। अगला सवाल है 53 नंबर, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें सबसे छोटा कौन सा व्यक्ति है? तो इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सवाल पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें और भी डाटा देना चाहिए। ठीक है, अगला जो सवाल है 54 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पारा जो है आपका भिन्न है, मरकरी जो सबसे अलग होगा। ठीक है, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा? तो 45 - 15 करेंगे +1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 31 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह क्या? विक्टर एक्सेल सेन। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था?
रियाद सऊदी अरब में, ठीक है, रियाद में यानी कि सऊदी अरब। अगला सवाल है जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंडोनेशिया। अगला सवाल है पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। अगला सवाल है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100वां वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था? तो 29 दिसंबर 2024 को इसकी मृत्यु हुई थी इनकी। अगला सवाल है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा तरुण दास को। देखिए 62 नंबर सवाल है जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। अगला सवाल है 63 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 64 नंबर सवाल है आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ठीक, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपका दिसंबर 2025 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI आयोग, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI आयोग। अगला सवाल है भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? तो संधि का नाम था सिंधु जल संधि। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी है त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। अगला सवाल कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए अगला सवाल है 69 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद आपका 53 में, ठीक है, अनुच्छेद 53। अगला सवाल है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये आपका 72 नंबर सवाल हो गया। आप देखिए 73 नंबर जो सवाल है देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कहाँ का है? गोवा का।
अगला सवाल है एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो एशियाई खेल 4 साल में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, ये आपका 74 हो गया। 75 नंबर सवाल है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो आपका 2023 में गया था। अब देखिए यहाँ से आपका 76 से 80 है, ये आपका इस तरह से ग्राफ वाला सवाल है। ठीक है, पाई चार्ट वाले सवाल है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। फिर अब यहाँ पे देखिए मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपके 5 महीनों का नाम है। इसमें दिया है कि व्हील कुर्सी की संख्या का ऑफिस कुर्सी के निर्माण से अनुपात, ये आपका जनवरी में इतना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में इतना है। अब यहाँ से सवाल बताना है। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5 और 4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 780। अगला देखिए मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात आपका होगा 5 और 3 का। अगला सवाल है कि फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर क्या है? तो अंतर आपका कितना है? 450 का। अगला है यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5 और 3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जून में निर्मित कुल कुर्सी कितना है? 550, 550। 80 नंबर है कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? तो कितना होगा आंसर? 50%। इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सवाल आपका क्या है? 81 से 85 तक जो है आपका ये सवाल है। देखिए ग्राफ वाले सवाल है, तो ये ग्राफ इस तरह से आप लोग देख लेंगे। ग्राफ ये आपका ग्राफ है यहाँ। ठीक है, आपका ये इस तरह से सेल फोन है, यहाँ पे सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल और ये क्या है? बुक रैक। तो इस तरह से अब यहाँ पे सवाल है कि यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 2%। अगला सवाल है यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया कितना? 3 और 4 और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना है? अर्जित लाभ है 1200 रुपया। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात करना है, तो उसके द्वारा जो छूट दी गई वो कितना है? 800 रुपये का। अगला सवाल है डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना है, तो इसका औसत आएगा आपका 8500 रुपये। अगला सवाल 84 नंबर, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात करना है। तो इस पर कितने का छूट दिएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 250 रुपये का। ठीक है, ये आपका हो गया 250। अगला है 85 नंबर, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है 4 और 5 का। दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या है? तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 6400 रुपये। ठीक है, ये हो गया 50। अब यहाँ 86 से 90, ये भी आपका क्या है? देखिए अलग अलग कंपनी है, अलग अलग 4 कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत,
पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाता है। तो इस तरह से आपका चार्ट हो गया। अब यहाँ पे सवाल है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? पुरुष की औसत संख्या कितना है? 1500। अगला सवाल है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो ये 6:1 का है। ठीक है। अगला सवाल है 88 कि सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 43% है। अगला सवाल है 89 नंबर, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारी के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा 1680, 1680। ठीक है। 90 नंबर सवाल है, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारी की औसत संख्या क्या है? तो ये आपका आएगा कितना? 470। अब यहाँ पे देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 91 से 95 तक। यह भी आपका दिया है क्या? 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या क्विंटल में दिया है। यहाँ पे ठीक रोशन का है, प्रभाकर का, ये आपका गेहूँ, राई का है, सरसों का है, जई, गन्ना, गेहूँ, ये सब यहाँ पे हो गया। इस तरह से इसमें सवाल पूछा है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग कितना है? 97%। अगला सवाल है, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए। तो इसके द्वारा उत्पादित औसत फसल जो है 574 क्विंटल है। अगला सवाल है कि सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपका अंतर आएगा 192। अगला सवाल है 94 कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा आपका कितना? 397:284 का। 95 है आपका, किस किसानों ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई है? तो तेजा ने। ठीक है, ये आपका 95 तो ये ख़त्म। अब ये आपका 5 सवाल इंग्लिश का है। चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम दी 5 ऑप्शन, यानी कि 5 ऑप्शन में से एक करेक्ट करना, उसको यहाँ पे बताना कौन सा है। रामा, गार्डन, इन, द, बी या में। तो इसको मिलाकर जो सेंटेंस बनेगा सही वाला, ये रामा मे बी इन द गार्डन। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। तो इसको क्या कहते हैं? क्रेव। ठीक, 97 हो गया। में देखिए सवाल है कि वाट खाली स्थान फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर है, आप अपने ऑप्शन मिला लेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 98 के बाद 99 सवाल और 100 नंबर। ये आपका क्या है? यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया और इसमें से आंसर आपको बताना है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे इसका पर्पज क्या है? मेन पर्पज क्या है पैसेज का? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये इसका इस पैसेज का क्या है? पर्पज, उद्देश्य है। ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब अपने ऑप्शन में मिला लेंगे। बी क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। ठीक, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन जो थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। पूरे 100 के 100 पेट का आपका जो भी आंसर था हमने बता दिया। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।